नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को बागेश्वर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका पारंपरिक तरीके से अभिनंदन किया। इसके बाद सीएम धामी ने बैजनाथ में तमाम संगठनों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ संवाद किया, जिसमें सीएम ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए हम इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के संतुलन समन्वय के लिए अब आगे लगातार काम कर रहे हैं। राज्य सरकार हर फैसले में प्रदेश के समूह और संतुलित विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी के चलते लगातार कोशिशें की जा रही हैं और कोशिशों का ही परिणाम है कि 7 विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान हासिल हुआ है। सीएम ने कहा कि हमारी नीति और नीयत साफ है। इसी का परिणाम है कि राज्य गठन के बाद प्रदेश में 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल कुछ लोग भ्रामक नैरेटिव गढ़कर टूल किट की तरह माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सीधा असर प्रदेश के उद्योग और व्यापार पर पड़ रहा है। ऐसे दुष्प्रयासों के खिलाफ हम दृढ़ता से कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि हम अब पूरी तरह से पेडेंसी की नीति पर कार्य करते हुए समयबद्ध और पारदर्शी शासन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि बोलने से ज्यादा काम कर परिणाम जनता तक पहुंचाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बाबा केदार के धाम से कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का होने वाला है तो हमारी मातृशक्ति का होने वाला है, महिलाओं का होने वाला है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपके जनपद में भी आया था। यहाँ भी हमने जो महिलाओं का नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, यहाँ उसका नाम हमने चेली बुआरी का, चेली बुआरी, कहीं बेटी बुआरी, कहीं चेली बुआरी, कहीं दीदी बहनी, अलग अलग नाम थे। हर जनपद में ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया और हर जनपद में मैंने देखा उनके अंदर बहुत परिश्रम करने का एक मिशन है। परिश्रम की पराकाष्ठा, कम संसाधनों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी आज जिस मिशन के साथ लगी हुई है। मैं जहां जाता हूं वहां देखता हूं कि स्वयं सहायता समूह की बहनें कुछ न कुछ काम कर रही हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं कि सच में उनकी जो है उनके प्रति भी सम्मान भी बढ़ गया है। जहां उनके स्वयं की नजर में उनको लगता है कि हम कुछ काम करने लगे हैं, हम अपने रोजगार कर रहे हैं, परिवार में भी सम्मान बढ़ गया है, समाज में भी उनका सम्मान बढ़ गया है। जब लोग देख रहे हैं कि उनके समूह के द्वारा अच्छी आय भी होनी शुरू हो गई है, तो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। आज होम स्टे के क्षेत्र में एक हमारा नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। लोग देश दुनिया से आ रहे हैं, होम स्टे को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने हेली सेवा यहाँ प्रारंभ करी इसीलिए कि भाई ये हमारा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से, आपदा के समय में, कठिन परिस्थितियों में लोगों को परेशान न होना पड़े। हमारा प्रयास है कि हर जनपद का प्रमुख स्थान हेली सेवा से जुड़ जाए। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करना ये भी हमारी प्राथमिकता में है। होटल के लोगों का काम अच्छा चले, इसीलिए हमने विंटर टूरिज्म को, कि विंटर में भी यहाँ पर देखिए इतनी अच्छी धूप आती है पूरे साल भर, और बहुत सारे स्थान ऐसे हैं आज देश भर में जहाँ पूरे साल भर जो है धूप के दर्शन ही नहीं होते। भगवान सूर्य दिखाई नहीं देते स्वामी जी, अंतर ध्यान हो जाते हैं 2-3 महीने तक। लेकिन हमारे यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन सूर्य भगवान अपने दर्शन नहीं देते। तो प्रकृति का भी हमको बहुत उपहार है, प्रकृति भी दे रही है। हम प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो कोई ऐसा अवसर कभी नहीं वो अपने हाथ से जाने देते कि जब वो हमारे राज्य का प्रमोशन न करते, चाहे वो हमारे यहाँ की वेशभूषा हो, चाहे हमारे यहाँ का रहन सहन हो, चाहे हमारे यहाँ से विकास की बात है। किसी ने वहां से मुझे कहा था कि पुरानी जो चीजें हैं उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए। इकोलॉजी भी हमारी बनी रहे और इकोनॉमी भी बनी रहे।
अब मैं तो ये कहता हूं कि इकोलॉजी, इकोनॉमी और इसमें टेक्नोलॉजी भी जुड़ जाए, तीनों का समावेश हो जाए। तो तीनों का समावेश होने के बाद हमारा राज्य और तेज गति से प्रगति करेगा। बहुत सारे नए आयाम हमने छुए हैं, बहुत सारे निर्णय हमने लिए हैं। चाहे आज वो मानसखंड, अभी हमारे पांडे जी बोल रहे थे, कहाँ गए मंदिर वाले हमारे पीछे, तो पप्पू तिवारी जी, हाँ पप्पू तिवारी जी ने बोला, वो हमने सब मानसखंड में उसका प्रावधान कर दिया है। सारे मंदिर आप देख रहे होंगे, पहली बार सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। अधिकांश मंदिर माला मिशन हो, चाहे मानसखंड में हो, चाहे केदारखंड में हो। प्रधानमंत्री जी देखिए विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मुखवा आए, उससे पहले आदि कैलाश गए, आदि कैलाश के बाद गुंजी गए, आपके बगल में जागेश्वर धाम आए। तो ऐसे स्थानों का, और देश का जो अंतिम गांव जिसको कहा जाता था माणा गांव, उस माणा गांव की भी उन्होंने यात्रा करी। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। और आज राज्य सरकार देखिए, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इन सभी में जहां सरकार की अपनी भूमिका है, सरकार की भूमिका के साथ आप सबका भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल है। और राज्य सरकार प्रत्येक निर्णय में जो भी लेती है उसमें सामाजिक हित, लोगों की भलाई, जन सहभागिता और प्रदेश के जो सामूहिक हित है, सामूहिक विकास है, उसको ध्यान में रखकर ये सब निर्णय राज्य सरकार ले रही है। और अनेक नवाचार हमने किए हैं, नई नई चीजें, जो एप्पल मिशन, कीवी मिशन, तिमरू मिशन, ये सब हम इसी का हिस्सा है। और हमारे इन प्रयासों को आज भारत सरकार का नीति आयोग भी हमको पूरी तरह से जो है हमको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि पूरे देश में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग, भारत सरकार की जो रैंकिंग है, इंडेक्स है, उस रैंकिंग में हमारे राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ। उत्मल कर्मियों को नियमित करने के प्रस्ताव प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी सदस्य करण माहरा ने राज्य सरकार पर डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह कर्मचारियों को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिसने 2014 में ज्वाइन किया उसे 2024 तक नियमित हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार कट ऑफ डेट बदलकर 2018 कर रही है, जिससे कई कर्मचारी के 10 साल पूरे होने के बावजूद वो नियमितीकरण से वंचित हो जाएगा। देखिए, ये तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे बीजेपी काम करे। अंग्रेजों के मुखबिर हैं तो उन्हीं की तरह करेंगे काम। मेरा ये मानना 10 साल की मियाद है ना, कि 10 साल जिसकी सर्विस हो गई उपनल कर्मचारी के रूप में, उसको नियमित होना चाहिए कानून के तहत। और अगर किसी ने 14 में ज्वाइन किया और 25 लगने तक उसको 10 साल हो गए, तो वो नियमित क्यों ना हो? 10 साल की बाध्यता करते तो समझ में आता, सब लोग इस बात को सहमत भी होते कि हाँ 10 साल इन्होंने उपनल कर्मचारी के रूप में काम किया है और इनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि कट ऑफ डेट 18 कर दी, जिसको 25 में, अभी 25वां चल रहा है, जिसको 25 में 10 साल हो गए, जिसको 24 में 10 साल हो गए, जिसको 19 में 10 साल हो गए, जिसको 20 में 10 साल हो गए, उनकी क्या गलती है? 10 साल उन्होंने राज्य की सेवा कर ली ना, तो उनको सबको नियमित होना चाहिए, मेरा ऐसा। रुद्रप्रयाग में गुलदार, भालू और अन्य जंगली जानवरों की बढ़ती सक्रियता को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के लिए अलर्ट मोड अपनाया है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और स्थायी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 50 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की है। गुलदार और भालू से बचाव के संबंधित विभागों को थर्मल ड्रोन, ट्रैंकुलाइजर और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डिज़ास्टर के बाद से हम लोग देख रहे थे कि हमें हाईली इक्विप करने का एक हमारा प्लान था कि हो सकता था कि सीज़न में घटनाएं बढ़ सकती हैं, अक्सर बढ़ते हुए देखा है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रपोज़ल बनाया था जिसमें हमने 50 लाख का ये था कि इक्विपमेंट्स हम लोग
को प्रोक्योर करेंगे। एंड उसके फलस्वरूप ऐसा है कि जो हमारी अभी हाल ही में मानव वन्यजीव घटनाएं जो है जिनके क्रम में मतलब एक बढ़ोतरी हुई है, तो उसके फलस्वरूप उसी दिन में उसी मीटिंग में ये प्रस्ताव जो था इसका अप्रूवल हो गया था एंड इसमें प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया था। एंड काफ़ी हद तक ऐसा है कि काफ़ी जो मात्रा में अभी हमारे जो की इक्विपमेंट्स हुए जैसे नाइडस हो गए, फॉक्स लाइट्स हो गए, केजेस हो गई, तो उनका मोबिलाइजेशन ऑलरेडी हो गया एंड हमने रिसीव भी कर लिया है। काफ़ी अभी जो इसी में मतलब हाई एंड इक्विपमेंट जैसे हमारे थर्मल ड्रोन्स वगैरह होगा, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितना भी हमारे रेस्क्यू एफर्ट्स भी होते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स हैं या बन सकते हैं, उनको हम बहुत तेज़ी से आइडेंटिफाई करके अपने आप को हाईली एफिशिएंट कर सकते हैं। तो वो एक काफ़ी बेहतरमूड कदम रहेगा आने वाले समय में भी मानव वन्यजीव घटनाओं के संघर्ष को न्यून करने में। उत्तरकाशी में खेले जाने वाले पारंपरिक खेल जैसे खो खो और पीठागरम और जलेबी और कूद कुर्सी दौड़ आधुनिकता की वजह से पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर है, जिन्हें बचाने के लिए वरुणा घाटी के युवाओं ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक जगन्नाथ प्रांगण में इस खेलों की प्रतियोगिता को आयोजित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को भी मौका मिलेगा। युवाओं को विलुप्त हो रही ये खेलों में रुचि बढ़ाने का प्रयास इस कार्यक्रम के द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी प्रतिभागी भाग लेंगे। श्री जगन्नाथ धाम खेल एवं जन कल्याण समिति के संरक्षक के रूप में श्री जगन्नाथ धाम खेल और जन कल्याण समिति दिनांक 14 दिसंबर से 18 दिसंबर 2025 तक 5 दिवसीय विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन कर रही है और यह खेल आयोजन जो है ग्राम साल्ट में होंगे। इन खेलों में विशेष रूप से 8 खेल इसमें रखे गए हैं, वॉलीबॉल, शतरंज, कैरम, लूडो और महिलाओं के लिए जो स्थानीय महिलाएं हैं, क्योंकि उन्हें अवसर नहीं मिलता है आगे आने का, और तो उनके लिए जो है हमने खेल जो रखे हैं उसमें जलेबी दौड़ है, कुर्सी दौड़ है, पिट्ठूग्राम है और रस्साकसी है। और महिलाओं के लिए कोई प्रतिभाग शुल्क नहीं है। जो हमारी वॉलीबॉल खेल है, प्रतिस्पर्धा है, इसमें हमने 2 पोल बनाए हुए हैं। एक ग्रामीण पोल है, ग्रामीण पोल में ग्रामीण लोग और साथ में जो विद्यालय हैं, विद्यालयों के जो छात्र हैं वो इसमें होंगे, और ओपन पोल में जो शहरी हैं अन्य जो हैं वो सब इसमें आएंगे और अपने अपने पोल से खेलते हुए अंत में फाइनल में जाकर के ग्रामीण की टीम और इधर से ओपन से एक ओपन की टीम जाएगी और इस तरह से खेलेगी। मकसद क्या है? मकसद विशेष रूप से इसका मुख्य जो उद्देश्य वो यह है कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो युवा है वह नशे की ओर प्रवृत्त हो रहा है। उसे वो नशे से कैसे दूर रहे, उसकी ऊर्जा का कैसे सकारात्मक उपयोग किया जा सके, कैसे जो है लोगों को खेल के प्रति जो है जागरूक किया जा सके, तो ये सब इन सब उद्देश्यों को लेकर के जो है इस खेल का आयोजन किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी के गगवाडस्यो घाटी में 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मोरी मेले का आयोजन आगामी 7 दिसंबर से होने जा रहा है। मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष सुबोध निधानी ने बताया कि 6 महीने तक आयोजित होने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में प्रवासी ग्रामीण भी आते हैं। मेले में पांडव नृत्य के साथ साथ कई धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन होगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन से पेयजल, पार्किंग समेत यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अपील की गई है। फंडिंग जिला हमें जो फंडिंग हुई, हमने जो भी लेटर इसके लिए जिलाधिकारी को भेजा है, इसके बारे में हमने अपने विधायक जी को भी लिखा है, प्रमुख को लिखा है, जिला पंचायत सदस्य को भी लिखा है, लेकिन अभी तक हमें कोई फंडिंग नहीं हुई कहीं से भी। केवल हमें आश्वासन दिया गया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ। केवल 2021 से मैं इस मोरी मेले के लिए मैं 20 साल से प्रतिनिधि हूँ गांव में। 2021 से मैं इस बारे में मेरे पास प्रूफ है, लिखित रूप में मैंने लेटर दिया था कि विधायक साहब को कि हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था चाहिए थी। तब से आज हमारे गांव में 15 लाइटें हैं केवल 4 साल में। हमने मोरी के लिए 40 लाइटों की डिमांड की थी कि हमारे गाँव 2 गाँव बड़े गाँव हैं, 6 महीने मोरी का मेला चलेगा, लेकिन अभी तक केवल 15 लाइटें हमें उपलब्ध हुई है। और अगले जो विधायक थे कोहली जी, उन्होंने एक रोड काटी थी, उसके लिए भी हमें आने जाने में बहुत दिक्कत थी, पर उस पर भी उन्होंने इस बार काम किया, थोड़ा सा रोलर और जेसीबी लगाया। इसके अनुसार हमने पानी की भी उनसे समस्या रखी कि 8-10 लाख या 7-5 लाख लोग जब उस टाइम आएंगे, मई जून का महीना रहेगा, पानी की भी बहुत सारी कमियाँ होंगी। देखो, मोरी मेला जो 12 साल बाद होने वाला, ये बहुत गर्व का पल है हमारे लिए। और हमारे
आने वाली पीढ़ियों का जुड़ने के लिए सबसे अच्छा जरिया है। जो लोग गांव से निकल चुके हैं वो वापस आ रहे हैं, ऐसे घर बन गए हैं जो कभी आते नहीं थे, वो 12 साल में वापस आ रहे। केवल हमारे गांव में नहीं, पूरी गगुर से क्षेत्र में लोगों ने अपने घर बना लिए हैं और अब वापस आ रहे हैं। जहाँ तक मेले की बात है, ये मेला हमें डेट तो नहीं पता कि ये कब से लग रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी इसका रिकॉर्ड नहीं रखा, लेकिन ये कम से कम मुझे लग रहा है कि डेढ़ दो साल 100 साल से तो ये चला हुआ आ रहा है, जहाँ तक हमारा ये मानना होगा। उससे पीछे हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं, तो वहाँ से शुरू हो रहा है। और इसका जो शुरुआत है 7 दिसंबर को हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में अभी हमारे साथ में विधायक साहब आ रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आ रहे हैं और नगर निगम अध्यक्ष आ रहे हैं। साथ में जितने भी जनप्रतिनिधि पौड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं या गगुरसिंह गांव के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब आ रहे हैं। अप्रोच तो हमने मुख्यमंत्री साहब को भी किया था, लेकिन उनका कार्यक्रम बागेश्वर में लगा हुआ है, इसलिए वो नहीं आ पाए। बलूनी साहब को भी हमने अप्रोच किया था, उनको भी निमंत्रण पत्र दिया था, उनका सदर चल रहा है इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बीच में हम ज़रूर आएंगे और हम बीच में कोशिश करेंगे कि वहाँ तक अपनी बात। हरिद्वार के जिला अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही से पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रह रहे एक शव को चूहे ने पूरी तरह से काट दिया है। यहां तक कि मृतक की एक आंख तक चूहे ने नोच ली है, जिसको लेकर आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। घटना की सूचना मिलते ही पंजाबी समाज और स्थानीय राजनीतिक दलों के लोग भी अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने मॉर्चरी की हालत पर सवाल उठाए हैं। अब अस्पताल प्रबंधन ने खराब फ्रीजरों की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश देने की बात कही है। फिलहाल टीएम के निर्देशों पर मामला जांच के लिए भेज दिया गया है। मनोज कुमार है, ये मेरा साला लगता है। और कल शाम को मेरे पास लगभग 5:15 बजे एम्बुलेंस वाले का फोन आया कि आप मिला हॉस्पिटल आ जाओ, आपके रिलेटिव हैं, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। जब मैं हॉस्पिटल आया तो मैंने देखा, डॉक्टर ने बोला कि इनके अंदर कुछ नहीं है। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको जीडी में ले जाओ, वहाँ पर फ्रिज में रखवा दो बॉडी, सुबह पोस्टमार्टम होगा, आप आ जाना टाइम से और उसके बाद पोस्टमार्टम करके आपको बॉडी मिल जाएगी। जब हम बॉडी निकालने लगे तो देखा तो बॉडी आँख, कान, गला, सिर सारा चूहों ने इसके अंदर से उखेड़ रखा है और सारा खून ही खून हो रखा है। रात जब मैं बॉडी रख के गया तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक। बड़ी लापरवाही मानते हैं आप? बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो और जो जिम्मेदारी ऑफिसर है उनको बर्खास्त किया जाए। जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इंक्वायरी कमेटी है वो एक एक चीज को देखेंगे और उन्हीं की जांच रिपोर्ट। अभी हमने केवल जो आरोप है उन्हीं के संबंध में सुना है और चूंकि लोग काफी आक्रोशित थे और जो हमारी प्रथम वरीयता थी शांति व्यवस्था को कायम करना और यहाँ का एक अच्छा माहौल क्रिएट करना, तो वो चीजें अभी हो चुकी है। सभी पक्षों से बात की गई है और उनको बताया भी गया है कि अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप प्रशासन के समक्ष, अस्पताल प्रशासन के समक्ष रखें और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके सामने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य में गैंगस्टर और अवैध हथियार के विरुद्ध जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने उधम सिंह नगर में अवैध हथियार की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका कनेक्शन पंजाब में हुए नाफा जेल ब्रेक कांड में भी वो रह चुका है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में असला बरामद किया गया है। पाँच दिसंबर को एसटीएफ की जो कुमाऊं यूनिट है उसके द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम असीम है, ये बाजपुर का रहने वाला है और नक्श के नाम से अपने भाई के साथ एक गन शॉप चलाता था। इसके पास से 4 पिस्टल मिली है .32 बोर की और एक 12 बोर की राइफल मिली है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है और प्लस 40 कारतूस मिले हैं, जिसमें से 30 कारतूस करीब 12 बोर के हैं और 10 कारतूस उसमें 32 बोर के हैं। इससे पूछताछ की गई, काफ़ी सारी जानकारियाँ इसके बारे में पहले से थी। ये 2016 में जब नाभा जेल ब्रेक हुआ था पटियाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, जिसमें कि 6 लोगों को छुड़ा करके ले गए थे टेररिस्ट, जिसमें 2 टेररिस्ट थे और बाकी बिकी वॉन्डर गैंग के थे। उसमें जो पूरे गैंग को जो उसमें बुलेट सप्लाई हुई थी उसमें इसका मुख्य रूप से नाम आया था और इसको आरोपी बनाते हुए पटियाला पुलिस ने जेल भेजा था। 5 साल ये वहाँ जेल में रहा। जेल से जब ये बाहर आया
उसके बाद 2023 में इससे दोबारा एनआईए ने पूछताछ की गैंगस्टर्स को इसी तरह के असला सप्लाई करने के उसमें, तो इस पर कंटिन्यू एसटीएफ की नज़र थी इस पर। जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली, हमें पता लगा कि कहीं से कुछ सारे वेपन्स और कार्टेज लाया है, कुछ ना कुछ करने की फिराक में कल इसको फिर रुद्रपुर पुलिस के साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन में अरेस्ट। देहरादून की दून लाइब्रेरी में घुघुती बसूती नामक पुस्तक का विमोचन हेमपंत की ओर से किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक में उत्तराखंड के पारंपरिक गीत हैं जो कि दादा दादी नाना नानी और बच्चों को उनके बचपन में सुनाया करते थे। इस पुस्तक में कई प्रकार की लोरियां भी हैं जो कि त्योहारों के गीत भी हैं, मुहावरे और बच्चों के पढ़ने की बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये किताब काफी चर्चा में है। 4 साल के अंदर इसका 5वां संस्करण है और ये लोग काफी टाइम से उत्तराखंड की बोली भाषाओं पर काम कर रहे हैं क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों तक पहुंचना है जिससे कि उत्तराखंड की बोली और भाषा को बचाया जा सके। मेरा नाम हेमपंत है, मैं रुद्रपुर में रहता हूँ और हम लोग काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड की बोली भाषाओं पर काम कर रहे हैं। तो आज जो किताब का विमोचन हुआ है उसका नाम है घुघुती बासुती। ये उत्तराखंड के जो पारंपरिक बाल गीत हैं जो हमारे दादा दादी नाना नानी सुनाते थे उसके संकलन है, जिसमें लोरियां हैं, त्योहारों के गीत हैं और बच्चों के पढ़ने लिखने के गीत हैं, कुछ मुहावरे और पहेलियां हैं। तो ये किताब बहुत ज़्यादा प्रचलित चर्चा में आई और अभी इसका 4 साल के अंदर 5वां संस्करण आ चुका है। और हमारा ये सोचना है कि जब हम अपनी बोली भाषा को, लोकल भाषाओं को, मातृभाषा को बचाने की बात करते हैं तो सबसे पहले उसको बच्चों तक पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि अगली पीढ़ी इसका महत्व समझे और इनको बच्चों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए अपनी बोली भाषाओं को, जिससे कि वह आगे जाकर रोजगार का साधन भी बने और बच्चे उसमें बचपन से ही इंटरेस्ट लेना शुरू करें। इसलिए जो ये किताब है घुघुती बासुती, उत्तराखंड के पारंपरिक बाल गीतों का संकलन, ये पूरे देश विदेश में हमारे जो प्रवासी उत्तराखंड भी रहते हैं उनके बीच भी बहुत प्रसिद्ध है और आज बहुत खुशी का विषय है कि दून लाइब्रेरी में इसके 5वें संस्करण का विमोचन हुआ। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा H924/7। नमस्कार।